हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे मैं आपको आपके क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाती हूँ। तो आज हम करेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस यहाँ से एक्चुअली आपको एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इकोनॉमी के बारे में, मतलब किसी जगह पे पैसा कहाँ से आता है, कैसे हम उसे जनरेट करते हैं और उसे कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है, इन सब बातों के बारे में समझाता है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। मतलब इस स्टोरी का, ये इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि आपको प्रोडक्शन के बारे में, उत्पादन के बारे में कुछ बेसिकली समझाया जाए। और इसे हम, एक हाइपोथेटिकल होता है हमारी इमेजिनेशन का, मतलब हमारा एक काल्पनिक गांव है पालमपुर, उसकी कहानी से हम आपको प्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में अच्छे से समझाएंगे। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। मतलब फार्मिंग यानी खेती बाड़ी जो है वो पालमपुर का सबसे मुख्य काम है। वहाँ के लोगों का मुख्य काम खेती बाड़ी करना है, जबकि इसके अलावा बाकी और एक्टिविटीज़ भी हैं, छोटे छोटे काम, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, किसी छोटे स्तर पे कुछ बनाना, डेयरी मतलब दूध का काम, ट्रांसपोर्ट यानी यहाँ से वहाँ यातायात का काम। इस तरह के काम जो हैं वो छोटे लेवल पे इस गांव में किए जाते हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो उत्पादन का काम है, इसमें बहुत से स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कुदरती संसाधन, मैन मेड आइटम्स कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसान के द्वारा बनाई गई हैं वो भी उत्पादन के काम में या खेती बाड़ी में प्रयोग की जाती है, ह्यूमन एफर्ट, इसके अलावा इंसान की मेहनत, मनी, पैसे भी प्रयोग में लाए जाते हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे जैसे मतलब हम पालमपुर की कहानी पढ़ते जाएंगे, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं हम उनको इकट्ठा करके प्रयोग में लाते हैं, ताकि हम अपनी मनचाही वस्तुएं पैदा कर सके। एंड सर्विसेज इन द विलेज, और गांव में अपनी मनचाही सेवाएं भी ला सकें। पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। मतलब पालमपुर जो गांव है ये अपने आसपास के गांव और शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। रायगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर के पास में एक गांव है जिसका नाम है रायगंज, वो बहुत बड़ा गांव है और पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज। इसके अलावा एक बहुत अच्छी सड़क है जो पालमपुर को रायगंज से जोड़ती है। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टाउन ऑफ शाहपुर, और यही सड़क आगे जाकर यहाँ के सबसे हमारे पास में जो एक छोटा सा शहर है शाहपुर, उसी वहाँ भी यही सड़क पहुँचती है। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड। इस जो सड़क पे बहुत से यातायात के साधन दिखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बुलक कार्ट, चाहे वो बैलगाड़ी हो, टोंगा हो, बोगी हो, या फिर बोगीज लोडेड विद जैगरी, जिनमें कि गुड़ भर के लिए लेके जाया जा रहा होता है, एंड अदर कमोडिटीज़, और बाकी भी चीज़ें इस तरह की गाड़ियों में भर के ले जाई जाती हैं। टू द मोटर व्हीकल्स, इसके अलावा मोटर से चलने वाले व्हीकल्स, यातायात के साधन भी मिलते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल हुआ, जीप हुआ, ट्रैक्टर हुआ और ट्रक हुआ। दिस विलेज This village has about 450 families belonging to several different castes. इस गांव में तकरीबन 450 परिवार रहते हैं जो कि अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन अ मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। जो 80 ऊंची जाति के लोग हैं उनके पास ही गांव की ज़्यादातर ज़मीन है। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनके जो घर हैं कईयों के घर तो बहुत बड़े हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक, वो ईंटों के बने हैं, एंड सीमेंट प्लास्टरिंग, और उनके ऊपर सीमेंट से
पलस्तर भी किया गया है। द एससीज मतलब दलित, जो नीची जाति के लोग हैं, दे कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, ये पूरी जाति का 1/3 हिस्सा है। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और गाँव के एक कोने में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, और बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं। सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, उनमें से कुछ के घर तो घास फूस से भी बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव, ज़्यादातर जो घर हैं, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ज़्यादातर घरों के में बिजली का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, इसके अलावा जितने भी खेतों में ट्यूबवेल लगे हैं वो सब बिजली से चलते हैं। एंड इज़ यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, इसके अलावा बिजली का छोटे छोटे उद्योगों में भी प्रयोग किया जाता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, पालमपुर के 2 स्कूल हैं। एंड 1 हाई स्कूल, मतलब उसमें 2 छोटे स्कूल हैं जो 5वीं तक है, इसके अलावा एक बड़ा स्कूल है जो 10वीं तक है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, इसके अलावा सरकार के द्वारा चलाया जाता एक हेल्थ सेंटर भी है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक इसके अलावा प्राइवेट दवाखाना भी है। वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पे बीमारों का इलाज किया जाता है। The description above shows that Palampur has fairly developed system of roads, transport, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है, या इस ऊपर लिखे जो वर्णन है इससे हमें पता लगता है कि जो पालमपुर है वो एक बहुत ही बढ़िया, पालमपुर में बहुत बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं, वहाँ पे यातायात के साधन अच्छे हैं, बिजली है, सिंचाई के साधन भी हैं, स्कूल भी है और हेल्थ सेंटर भी है। नाउ कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेज, अब आप इन फैसिलिटीज़ को अपने घर के आसपास के गाँव से कंपेयर कीजिए। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज, मतलब जब हम कहानी पालमपुर की पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि उत्पादन मतलब खाना, जो जब हम खेती बाड़ी में जो उत्पादन होता है उसमें बहुत से एक्टिविटीज़ या बहुत से काम हैं जो करने पड़ते हैं। इन द विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, अगर हम भारत के गाँवों की बात करें तो यहाँ पे खेती बाड़ी ही जो है वो उनकी सबसे मुख्य उत्पादन का साधन है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, और इसके अलावा खेती बाड़ी के अलावा जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। इनमें क्या आता है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाना, यातायात के साधन, शॉपकीपिंग, दुकानदारी वगैरह, इन सब कामों में आता है। वी शैल टेक अ लुक ऑन बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, तो इस चैप्टर में हम फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, और लेकिन सबसे पहले हम प्रोडक्शन के बारे में, उत्पादन के बारे में थोड़ी बातें ध्यान से पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सबसे पहले हम उत्पादन किस तरह से नियंत्रित करते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, मतलब सबसे पहले उत्पादन का मुख्य एम है या उसका मुख्य जो लक्ष्य है वो है उन चीज़ों को बनाना या उन सर्विसेज को, उन सेवाओं को प्राप्त करना जो कि हमें चाहिए। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम देखें तो सबसे पहले गुड्स, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या किसी सेवाओं को पैदा करने के लिए सबसे पहले 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, सबसे पहली बात है हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, और इसके अलावा बाकी कुदरती संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि पानी हुआ, जंगल हुए या फिर खनिज पदार्थ हुए। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ लेबर, इसके बाद अब ज़मीन हमारे पास है तो काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की, मीन्स वो लोगों की जो वहाँ पे उस ज़मीन पे काम करेंगे। दैट इज़ द पीपल हु विल डू द वर्क, मतलब वो लोग जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, उत्पादन के कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे बहुत ही पढ़े लिखे काम करने वालों की ज़रूरत होती है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, ताकि वो ज़रूरी काम कर सकें। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर द वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमें ऐसे लोगों की ऐसे कामगारों की ज़रूरत होती है जो कि अपने हाथों से काम कर पाएँ।
ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। हर एक जो कामगार है वो उत्पादन के लिए ज़रूरी मेहनत प्रदान करता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिज़िकल कैपिटल। इसके अलावा जो तीसरी ज़रूरत हमारी है वो है फिज़िकल कैपिटल, यानी कि कुछ चीज़ों की ऐसी आइटम्स जो कि हमें उस काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी चाहिए होती हैं, ऐसी चीज़ें। दैट इज़ द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब ऐसी चीज़ें ऐसे जिनकी ज़रूरत हमें अपने उत्पादन के अलग अलग स्टेजेस पे पड़ती हैं। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द फिज़िकल कैपिटल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिज़िकल कैपिटल के अंडर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। तो पहली चीज़ है टूल्स, मतलब औजार, मशीनें और हमारी इमारतें। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा। मतलब सबसे पहले जो आता है इसमें औजार। औजारों में क्या हो सकता है, सिंपली एक किसान का हल भी हो सकता है। इसके अलावा बड़ी मशीनें जैसे कि जनरेटर हुआ, टरबाइन हुआ या कंप्यूटर। टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। मतलब चाहे वो हमारे औजार हों, मशीनें हों या हमारी इमारतें हों, इन्हें हम अपने उत्पादन के काम के लिए बहुत सालों तक बार बार प्रयोग में लाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, इसलिए इन्हें हम फिक्स्ड कैपिटल का नाम देते हैं। उसके बाद है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। अब इसके बाद प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज यार्न यूज्ड बाय द वीवर और एज द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। मतलब जब भी हम प्रोडक्शन या उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें कच्चे माल की ज़रूरत होती है। कच्चा माल क्या है, वो चीज़ जिसको हम प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी गई है धागा, जो कि एक बुनकर के लिए चाहिए, या फिर मिट्टी एक कुम्हार के लिए चाहिए। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। इसके अलावा हमें उत्पादन के बीच में या उत्पादन करने के लिए कुछ पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। टू मेक द नेसेसरी पेमेंट्स एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम्स। पैसा हमें क्यों चाहिए, ताकि जो भी हम कच्चा माल खरीदते हैं उसकी पेमेंट कर सकें। इसके अलावा उस माल को प्रोसेस करने के लिए जो हम मशीनें हमें ज़रूरत होती है, उन्हें खरीदने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो मतलब जो हमारा कच्चा माल हुआ या हमारे हाथ में जो पैसा है उसे हम वर्किंग कैपिटल का नाम देते हैं। अनलाइक अदर टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। मतलब बाकी औजारों, मशीनों की तरह ही हमें जो पैसा और कच्चा माल है, इसे भी हम प्रोडक्शन के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब हमारे पास है देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। इसके अलावा हमारे पास एक चौथी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। येस, द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़, हमारी चौथी रिक्वायरमेंट है नॉलेज। मतलब हमारा ज्ञान, हमें चौथी रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज की। एंड एंटरप्राइज, इसके अलावा जोश काम करने के लिए, ताकि समझ का होना, ताकि हम इन चारों चीज़ों को अपने काम में इकट्ठा कर सकें। मतलब हम ज़मीन हो, हमारी लेबर हो, फिज़िकल कैपिटल हो, हम इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके सही तरीके से प्रयोग में लाएं एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, और हम वो चीज़ बना सकें ईदर टू यूज़ योर सेल्फ, जिसे या तो हम खुद प्रयोग करें, और सेल इन द मार्केट, या हम उसे मार्केट में बेच पाएँ। सो दिस इज़ द दीज डेज इज़ ऑल कॉल्ड ह्यूमन। मतलब इन दिनों में हम इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। इन सब चीज़ों को हम लोग ह्यूमन कैपिटल का नाम देते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अब लैंड, लेबर, लैंड मतलब नीचे ज़मीन जो लगी है, लेबर जो ये लोग काम कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल है इसमें जो मशीनें हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन जो हो रही है। अब इसके बाद है every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are all known as the factors of production। मतलब factors of production, इन सब चीज़ों को, जो कोई भी हम उत्पादन का काम करते हैं वो सब काम हम
जो हमारी ज़मीन है, हमारी लेबर है, फिज़िकल कैपिटल है या ह्यूमन कैपिटल है, इन सबको इकट्ठा करके जब हम डालते हैं तो उसी की सहायता से हमारी किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है। तो इन सभी चीज़ों को इकट्ठे तौर पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे जैसे हम पालमपुर की कहानी पढ़ते जाएंगे, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग इसके जो 3 फैक्टर्स हैं, पहले 3 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर द फिजिकल कैपिटल एज कैपिटल इन द चैप्टर। मतलब यहाँ पे फिजिकल कैपिटल को हम कैपिटल का नाम ही देंगे। अब सबसे पहले है फार्मिंग इन पालमपुर। सबसे पहली चीज़ है फार्मिंग इन पालमपुर। अब पहली चीज़ हमने जो पढ़ी है वो है लैंड इज़ फिक्स्ड, मतलब जो लैंड है ना तो हम उसे बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है लैंड की, जितनी लंबी ज़मीन हमारे पास है, हम उतनी ही ज़मीन को रख सकते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर। जो फार्मिंग है, खेती बाड़ी है, वो पालमपुर की सबसे बड़ी उत्पादन की एक्टिविटी है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिविंगहुड। मतलब गांव के जो 75% लोग हैं वो अपनी जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, या तो वो किसान हैं या फिर किस खेतों में काम करने वाले कामगार हैं। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। मतलब इन लोगों के जीवन की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो खेतों में होने वाले उत्पादन पर ही निर्भर करती हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इंक्रीजिंग द फार्म प्रोडक्शन। परंतु ये बात याद रखने लायक है कि खेती बाड़ी में भी कुछ मुसीबतें हैं। द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। मतलब जितनी जितनी जो जगह खेती बाड़ी के अधीन है, मतलब जितनी जगह पे खेत बनाए गए हैं वो जगह फिक्स है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसके अलावा सिंस 1960 देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। अब 1960 से अगर हम देखें तो पालमपुर में खेती बाड़ी के अधीन जो ज़मीन है उसमें कोई भी बढ़ोतरी या नहीं हुई है। By then, some of the wastelands in the village had been converted into cultivable area. वहाँ तब से लेकर अब तक सिर्फ कुछ ही जो बेकार बड़ी ज़मीनें थी गांव की, उन्हें ही खेती बाड़ी के अधीन लाया गया है. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. और इस तरह से आगे कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं है जिसे बढ़ाकर जिसे साफ़ करके खेतीबाड़ी के अधीन आगे लाया जा सकेगा, या जिस तरह से खेतीबाड़ी का एरिया बढ़ाया जा सकेगा, ऐसा कोई भी सोर्स आगे नहीं दिखता है. अब इसके बाद है यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर. गांव में मतलब जो ज़मीन है उसे मापने के लिए अक्सर हम हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं. दो इन द विलेजेस यू मे फाइंड द लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स सच एज बीघा गोइंथा एट्सेट्रा. मतलब चाहे गांव में आप जो ज़मीन है उसे नापने के अलग अलग नाम सीखोगे, जैसे बीघा या गोइंथा, लेकिन आमतौर पर हम हेक्टेयर में ही ज़मीन को नापते हैं. 1 हेक्टेयर इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स. मतलब 1 हेक्टेयर एक ऐसा स्क्वायर एक ऐसा एरिया है जिसमें एक ऐसे एरिया का स्क्वायर बनाता है जिसकी एक भुजा जो है वो 100 मीटर्स की होती है. अब इसके बाद है इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. अब सोचने की बात है कि उसी ज़मीन में से क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई अपनी जो फसलें हैं उनको अधिक मात्रा में उगा सके. इन द काइंड ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन एंड द फैसिलिटीज़ अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल द विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. अगर हम देखें तो जिस तरह की यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं या जो फैसिलिटीज़ उगाई जाती हैं, जो फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल है, उस हिसाब से पालमपुर एक ऐसा विलेज है जैसा कि उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न साइड पे हो.
ऑल द लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। मतलब पालमपुर में जितनी ज़मीन है सारी ज़मीन पे खेती बाड़ी की जाती है, बिल्कुल भी ज़मीन को खाली नहीं छोड़ा गया है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, मतलब बारिश के मौसम में जो किसान हैं वो ज्वार और बाजरा उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और इन्हीं पौधों यही जो पौधे हैं इनको पशुओं को खाने के लिए दिया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू की फसल बोई जाती है। इन द विंटर सीजन फील्ड्स आर सोन विद वीट, और सर्दियों में खेतों में गेहूं बोया जाता है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन, मतलब जो जितनी भी गेहूं पैदा होती है उसमें से जो किसान है उन्हें इतनी गेहूं मिल जाती है कि वो अपने घर के खाने के लिए, अपने घर के साल भर खाने के लिए गेहूं संभाल पाते हैं। एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट ऑफ रायगंज, और बाकी की जो उनके पास एक्स्ट्रा गेहूं होता है उसे वो रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू द शुगर केन, मतलब जो ज़मीन है उसके कुछ एक हिस्से में गन्ना भी बोया जाता है, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो कि साल में एक बार काटा जाता है। शुगर केन इन इट्स रा फॉर्म और एज जैगरी इज़ सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, मतलब चाहे तो सीधा गन्ना या फिर उसका गुड़ बना के उसे शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 क्रॉप्स अ ईयर इन द पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन, मतलब पालमपुर में अगर हम देखें तो जो किसान हैं वो साल में 3 फसलें इसीलिए उगा पाते हैं क्योंकि वहाँ पे सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, और बिजली भी पालमपुर में बहुत जल्दी आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, और इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ था कि सिंचाई के जो साधन थे, जो सिंचाई का सिस्टम था वो बहुत डेवलप हो गया। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल, और तब तक जो है वो एक जिसे बोलते हैं एक पहिया लगा होता है, उसमें कुछ डब्बे लगे होते हैं, उसे कुएं में से घुमाकर पानी निकाला जाता है। तो बिजली आने से पहले उसी तरीके से गांव के कुओं में से पानी निकालकर खेतों में पानी दिया जाता था। पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच, लोगों ने देखा कि जो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन को जल्दी से सींच देते हैं। दे कुड इरीगेट लार्ज एरियाज ऑफ लैंड मोर इफ़ेक्टिवली, मतलब उन्होंने देखा कि ट्यूबवेल से जो है ज़्यादा ज़मीन में कम समय में सिंचाई हो सकती है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे पहले कुछ ट्यूबवेल्स जो थे वो सरकार द्वारा लगाए गए थे। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप अ प्राइवेट ट्यूबवेल, और इसके बाद जल्दी ही किसानों ने अपने ट्यूबवेल लगवाने शुरू कर दिए। एज ए रिजल्ट बाय मिड 70s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड, और इसी का नतीजा ये हुआ कि 1975 के आसपास यहाँ का जितना पूरी जगह थी वो सारी की सारी गांव में प्रॉपर पानी से सींची जाने लगी। उसके बाद है नॉट ऑल द विलेजेस इन इंडिया हैव सच अ हाई लेवल ऑफ इरीगेशन, मतलब अगर हम देखें तो भारत में हर गांव के पास इस तरह सिंचाई के साधन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवर राइन प्लेन्स कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड, अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ जो भारत के तटीय प्लेसेस हैं, जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे ही अच्छे से सिंचाई होती है। प्लेट्यू रीजन्स सच एज डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल्स ऑफ इरीगेशन, जो पथरीली जगह है वहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री इज़ लिटिल लेस देन 40% ऑफ इरीगेटेड इवन टुडे, मतलब अगर हम आज भी देखें तो भारत में जितना सिंचाई के अधीन ज़मीन है उसमें से केवल 40% को ही अच्छे से सिंचाई साधन मिलते हैं। इन द रिमेनिंग एरियाज द फार्मर लार्जली डिपेंड ऑन रेनफॉल, अगर हम बाकी के भागों की बात करें तो ज़्यादातर जो किसान हैं वो बारिश पर ही निर्भर करते हैं। To grow more than one crop on a piece of land during the year is more than multiple cropping, मतलब अब यहाँ पे थोड़ा खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं। अगर एक किसान अपनी ज़मीन के टुकड़े पर एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाता है तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग
कहा जाता है इट इज़ अ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। अगर हम देखें तो किसी एक ज़मीन के टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी हम बाद में पढ़ते हैं। थैंक यू।